तो स्टूडेंट्स, आज हम इनफेमस निठारी मर्डर केस के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। ठीक है। सो यश, सबसे पहले जो केस के जो फैक्ट्स हैं ना, उसके बारे में बताइए कुछ। ये निठारी केस का जो मामला है, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी सन 2006 के आसपास। निठारी एक गांव है नोएडा के सेक्टर 31 में। इस गांव में ज़्यादातर वह लोग रहते हैं जो कहीं पे मजदूरी करते हैं या किसी के घर पे साफ सफाई का, बर्तन का काम करते हैं। यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। करीब 2 साल से इस गांव के जो बच्चे हैं वह अचानक अपने घर से लापता हो रहे थे। वह घर से तो निकल रहे थे लेकिन वापस कभी लौट के नहीं आ रहे थे। तो उनके माँ बाप परेशान होकर के उन्हें ढूंढने लगे। माँ बाप ने हर कोशिश कर ली उनका पता लगाने की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। तो जब यह मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता चला गया तो माँ बाप ने मजबूर होकर के पुलिस में कंप्लेंट लिखानी शुरू की। लेकिन क्योंकि यह लोग गरीब वर्ग के थे और यह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए पुलिस वालों ने इनकी बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इन्हें कुछ ना कुछ बहाना दिया और इनकी FIR रजिस्टर नहीं की, जो कि पुलिस वाले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। एक दिन जो विक्टिम थी वो ऑटो में बैठ कर के निठारी में एक D5 बंगले के सामने उतरी। जब वह ऑटो से उतरी तो रिक्शे वाले ने उनसे पैसे मांगे। तो लड़की ने कहा कि मैं अभी अंदर जाती हूँ और थोड़ी देर में पैसे लेके आती हूँ। जब लड़की अंदर चली गई तो रिक्शे वाले ने सोचा कि बस अभी आ ही जाएगी पैसे लेकर के, इसीलिए वह वहाँ पर खड़ा रहा। काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद में रिक्शे वाले ने देखा कि उस लड़की का कोई अता पता नहीं है, वह अभी तक पैसे लेकर नहीं आई। तो उसे इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ। तो मजबूरन उसने घर की घंटी बजाई और वह अंदर गया। जब वह अंदर गया तो घर के नौकर ने, जो इस केस के अंदर एक अक्यूज्ड भी हैं, उसने दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोलने पर रिक्शे वाले ने पूछा कि मैंने अभी एक लड़की को इस बंगले के बाहर छोड़ा था जो कि मुझे पैसे देने वाली थी, किराया देने वाली थी, लेकिन उसने अभी तक दिया नहीं है। तो घर के नौकर ने बताया कि एक लड़की यहाँ आई तो थी लेकिन वो तो कब की जा चुकी है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन मैंने तो उस लड़की को बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो उनके बीच में कुछ बातचीत हुई, कुछ बहस हुई, और जिसके बाद रिक्शे वाले ने यह सोचा कि अब एक भाड़े के लिए मैं यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करूँ, मैं और सवारियाँ इधर उधर छोड़ के और पैसे कमा लूँगा। तो रिक्शा वाला वहाँ से चला गया। थोड़े समय बाद में जब लड़की के माता पिता को इस बात का पता चलता है कि लड़की अभी तक घर वापस नहीं आई है, तो लड़की के पिताजी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होकर के वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ के पुलिस ऑफिसर को, जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, उसे सारा मामला बताते हैं। ऑफिसर इंचार्ज जो है सारा मामला सुनने के बाद ये कहता है कि आप थोड़े समय इंतज़ार कीजिए, अभी ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, हम लड़की के आने का इंतज़ार करते हैं। और इस तरीके से कुछ ना कुछ बहाना दे करके वो FIR को रजिस्टर नहीं करता, जो कि फिर से CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जो प्रावधान है उनका ये वायलेशन है, जो कि पुलिस वाला नहीं कर सकता। लेकिन लड़की के पिताजी जो है इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्हें लगा कि भाई इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा, छानबीन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वह काफ़ी समय से उस गांव के बच्चों के गायब होने के मामले के बारे में सुन रहे थे। तो उन्होंने छानबीन करनी शुरू की, आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू किया। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो वह एक वकील के पास गए सलाह लेने के लिए। वकील ने उन्हें यह सलाह दी कि हम कोर्ट ऑफ सेशंस जाकर के कंप्लेंट फाइल करेंगे ताकि जो मजिस्ट्रेट है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रावधानों के तहत जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसे ऑर्डर दे, उसे डायरेक्शन दे कि वह FIR रजिस्टर करे मामले में और इस मामले के अंदर तत्कालीन छानबीन शुरू करे। 156 क्लॉज 3 CRPC के तहत यह पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है। ऐसा करने के बाद में पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज थे उन्होंने इस मामले की FIR रजिस्टर करी और इस मामले में जो इनिशियल इंक्वायरी है वो अपनी शुरू करी, जो इन्वेस्टिगेशन है वो उन्होंने शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वह कई लोगों से मिले जो उस निठारी गांव के निवासी थे, इसी दौरान उन्होंने काफ़ी और लोगों से भी इस मामले में पूछताछ की और उन्हें यह पता चला कि इस सारे मामले का जो संबंध है वह निठारी गांव के एक कोठी D5 से संबंधित है। छानबीन के दौरान यह पता चला कि इस कोठी का मालिक जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड पंजाब के रहने वाले एक निवासी हैं जिनकी एक कोठी निठारी गांव में भी है।
वह अपनी निठारी गांव की कोठी में रुकने के लिए आया करते थे जब उनका दिल्ली आना जाना हुआ करता था। इस कोठी में वह अकेले नहीं थे, उनके अलावा उनका एक नौकर भी था जो कि इस केस में अक्यूज भी है और जिसने उस दिन रिक्शे वाले से यह कहा था कि उसने लड़की को देखा तो था पर लड़की चली गई थी। तो इस मामले में काफ़ी सारे सवाल उठने लगे, काफ़ी सारे इसमें तथ्य सामने आने लगे और लोगों ने काफ़ी विरोध करना शुरू किया। लोगों ने पुलिस पर और प्रशासन पर यह दबाव डाला कि आप इसके अंदर तत्कालीन कार्रवाई कीजिए, जो कानूनी कार्रवाई है वह करके जो दोषी है उसे सज़ा दिलवाइए और न्याय कीजिए। तो पुलिस वाले, क्योंकि इस मामले में जो अक्यूज़ था वह पैसे वाला था और उसकी पुलिस वालों से काफ़ी हद तक जान पहचान थी, तो नोएडा के कुछ पुलिस वालों ने उसके खिलाफ सही मामले में छानबीन करने से मना कर दिया। उन्होंने छानबीन भी की लेकिन उसका नाम कहीं सामने नहीं आने दिया और असली मामला दबाया गया। जब असली मामला दबाया गया तो लोग इससे और ज़्यादा आक्रोशित हो गए, लोगों ने और ज़्यादा आवाज़ उठाई और लोगों ने और दबाव डालना शुरू किया। इससे परेशान होकर अक्यूज़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर एक एप्लीकेशन फाइल की और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि आप एक डायरेक्शन पास कीजिए कि ये दबाव जो मुझ पर डाला जा रहा है ये ना डाला जाए, मुझे कन्फेशन देने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है, यानी कि अपना गुनाह कबूल करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है वह ना किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अपने फैसले में सुनाया कि क्योंकि 2 साल से यह मामला चल रहा है, कई संदिग्ध गतिविधियां इसमें पाई गई हैं, कई सारे बच्चे अचानक अपने घरों से लापता हो गए हैं, तो यह कोई सामान्य मामला नहीं है और ना ही यह कोई इत्तेफाक है। इस मामले में छानबीन करना और एक प्रॉपर जुडिशियल ट्रायल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो एफआईआर रजिस्टर करे और प्रॉपर छानबीन करे। लेकिन इस मामले में अब तक की छानबीन से यह सामने आया था कि कई सारे पुलिस ऑफिसर ने इस मामले में असली तथ्यों को दबाने की कोशिश की थी और जो दोषी है उसका नाम सामने नहीं आने दिया था, क्योंकि वह पैसे वाला था और पुलिस वालों से उसकी साठगांठ थी। तो इस मामले के लिए तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पास किया कि एक कमेटी गठित की जाए जो कि इस मामले को देखेगी, पूरे मामले को, और जो पुलिस वाले इसके अंदर दोषी थे जिन्होंने अक्यूज़ को बचाने की कोशिश की थी उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिसके बाद छानबीन हुई मामले में और पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर करी और जिसके बाद में एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ सामने आई। छानबीन के दौरान यह पता चला कि जो D5 नामक बंगलो है, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि जिसका संबंध बच्चों के गायब होने से है, उसी बंगले के पीछे एक नाला था। उस नाले के अंदर जब पुलिस वाले छानबीन करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस नाले में कई तरह की काले बैग, पॉलीथीन, बोरियां इत्यादि वहाँ पे पड़ी हुई थी और वहाँ ऐसे ही रखी हुई थी जैसे कि कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही हो। तो पुलिस वालों ने उन सारी थैलियों को, बोरियों को वहाँ से बाहर निकाला और जब उन्हें खोलकर देखा तो बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ सामने आई। पुलिस वालों ने यह देखा कि उन सभी के अंदर इंसान के शरीर के अंग थे या इंसान की हड्डियां थी या ऐसे ही इंसान के शरीर के कुछ इंसान के शरीर के कुछ ऑर्गन्स वहाँ पे पाए गए थे। तो यह कोई सामान्य बात नहीं थी और इससे पुलिस वाले भी काफ़ी हद तक हिल चुके थे। तो इस मामले की तह तक छानबीन करने के बाद में पुलिस वालों को यह पता चला कि यह उन्हीं बच्चों की लाशें हैं, उन्हीं बच्चों के शरीर के अंग हैं जो कुछ समय से, करीब 2 साल से निठारी गांव से गायब हो रहे थे। छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि इसका संबंध D5 नामक बंगलों के मालिक अक्यूज्ड और जो दूसरे अक्यूज्ड उनके नौकर हैं उससे भी इसका संबंध है। लेकिन क्योंकि वह बहुत ही इस बंगले का मालिक क्योंकि बहुत ही पैसे वाला और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था, इसलिए तत्कालीन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले जाया गया। दोनों को हिरासत में लिया गया और फिर कई दिनों तक पुलिस ने उनके साथ पूछताछ की और अपने तरीके से उनसे सच उगलवाने की कोशिश की। शुरू में कुछ दिन तक वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके बाद में जब उनसे पूछताछ करी गई और उन पर दबाव डाला गया तो यह बातें सामने आई कि वह लड़कियों को अपने घर बुलाया करते थे, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और उनको कुछ पैसे बदले में दिया करते थे।
जो अक्यूज्ड हैं इस मामले में, उन्होंने यह बात भी बताई थी कि उन्हें इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक़ था और वह जब भी नोएडा आते थे तो जो विक्टिम थी उससे वह संपर्क करते थे, उसे अपने घर बुलाया करते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे उसके साथ। फिर इसके बाद जब पुलिस ने अपनी छानबीन करी तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करा दी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में केस चला और ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया। जो अक्यूज्ड का कन्विक्शन हुआ वह 302 सेक्शन 302, 365, 376 रेड विद 511 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में हुआ, जिसके मर्डर, ऑफेंस ऑफ रेप और किडनैपिंग विद द इंटेंशन ऑफ मर्डर। जी बिल्कुल सही। राइट। इसके बाद अपील फाइल की गई हाई कोर्ट में, मतलब लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया उसको। हाँ जी। और सेंटेंस क्या पास किया है? उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ने फांसी की सज़ा सुनाई है जी। और मैटर जाता है हाई कोर्ट में जी। तो हाई कोर्ट क्या करता है कि जो कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट सेंटेंस को रिवर्स करता है। हाँ। और साथ साथ अपील की परमिशन देता है जी। और अपील की परमिशन के बाद वो अपील में जब सुनवाई होती है तो अपील में उनको बरी कर देता है, दोनों को, सुरेंद्र कोहली को भी और पंडेल को। ये हुआ है अभी तक। ठीक है। सो मुझे ये जानना है कि जो इस केस में जो हमारा जो मेन एविडेंसेस हैं, किस बिना पे हमारी जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसने ये डिसीजन लिया है? सर, जब ऐसे क्रिमिनल केसेस आते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट एविडेंस होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। सर्कमस्टेंशियल का एविडेंस का मतलब होता है कि एक चेन ऑफ एविडेंसेस इस तरह से होना चाहिए कि एक ही हाइपोथेसिस है, दैट इज़ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। इसके अलावा कोई भी सेकेंड ओपिनियन या कोई भी ऐसा हाइपोथेसिस डिराइव ना हो रहा उस चेन ऑफ एविडेंसेस से। अब जब यहाँ पे हम चेन ऑफ एविडेंसेस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस था वो यहाँ पे कन्फेशन था, जिसे सबसे ज़्यादा सेशन कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। कन्फेशन मतलब कौन सा कन्फेशन? सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। यस सर। तो सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंदर जो कन्फेशन रिकॉर्ड होता है तो वो एक्यूज्ड ने किया मजिस्ट्रेट के सामने। अब प्रोसिक्यूशन का जो केस था कि 164 सीआरपीसी की जो कंप्लायंस है वो कंप्लीट तरीके से की गई है। मतलब कोर्ट ऑफ सेशंस ने ऐसा बोला है? नहीं, प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया। अच्छा, ठीक है। वेयरएज जब डिफेंस ने आर्ग्यू किया तो डिफेंस ने लूप होल्स को आर्ग्यू किया। उसके बाद जब कोर्ट ने अप्रिशिएट किया एविडेंस और कन्फेशन को, तो कोर्ट ने कहा कि जो कन्फेशन होता है 164 सीआरपीसी का, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, अक्यूज्ड को साइन करना चाहिए, मैजिस्ट्रेट को साइन करना चाहिए और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। जो 281 में है, सेक्शन 281। यस सर, यस सर। मतलब ये कहने का है कि अगर सेक्शन 164 का कन्फेशन हो रहा है तो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है। हाँ, अब एक्चुअली जब ये सेक्शन आया था तब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट नहीं था, दो आफ्टर अमेंडमेंट्स ये आया। अब जब यहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो एक्चुअल अक्यूज का साइन नहीं लिया गया, सबसे इम्पॉर्टेंट। अच्छा। इसके अलावा जो 164 सीआरपीसी के जब कन्फेशंस होते हैं तो उसके बाद जो पुलिस कस्टडी ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू जुडिशियल कस्टडी, उसके बाद पुलिस कस्टडी दिया जाना नॉट अलाउड, इट्स अनलॉफुल। 164 में बोल रखा है चीज़। यस सर। राइट। ना इस केस में क्या हुआ, जब आईओ था वो जस्ट आउटसाइड द रूम जहाँ पे ऑडियो वीडियो जो कॉन्फ्रेंस रूम में था और जहाँ पे उसके कन्फेशन रिकॉर्ड किए जाए तो उसके जस्ट बाहर खड़ा था। इसके अलावा जो कन्फेशन का जो सेकेंड डे था उसके सेकेंड डे के लिए भी आईओ को कस्टडी दे दी गई ऑफ द अक्यूज्ड, जो एनीवे ऑन द प्राइमा फेसाई ग्राउंड इस पूरे एविडेंस को इनएडमिसिबल बना देता है। अरे शक्ति, 164 में कन्फेशन तो रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है। यस सर। तो पुलिस ऑफिसर कमरे के बाहर था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सर एक्चुअली हम आते हैं सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा। 28 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जब भी कोई कन्फेशन या एडमिशन रिकॉर्ड किया जाए तो वो कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, फियर के अंदर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन से नहीं है कि जो आपके सामने आपको डराया धमकाया जा रहा है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द अक्यूज्ड। अब जब आईओ बाहर खड़ा था रूम के तो उस अक्यूज्ड पर्सन को
एक्चुअली इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है इस पॉइंट ऑफ द टाइम में कि 60 डेज ऑफ द पुलिस कस्टडी इन अनइंटरप्टेड पुलिस कस्टडी के बाद ही वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए गया। अब नॉर्मल केसेस में अगर किसी पर्सन को कन्फेशन रिकॉर्ड करना है वो क्यों 60 डेज पुलिस कस्टडी का और पुलिस टॉर्चर को सहेगा, क्योंकि 313 CRPC के अंदर जब अक्यूज ने अपनी लेटर ऑफ रिट्रैक्शन एक्चुअली जो कन्फेशन सेशन कोर्ट को भेजा, उसने क्लियरली बहुत टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स बताए जो उसके साथ हुए, बट उसको सेशन कोर्ट ने कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया। मतलब 60 डेज तक वो पुलिस कस्टडी में है। यस। और वो जो एट्रोसिटीज है वो रिपोर्ट कर रहा है। हाँ। अच्छा, ऐसे में कोई मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है? अब एक्चुअली इन केसेस में जब पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी भेजा जाता है तो जस्ट बिफोर जुडिशियल कस्टडी में भेजने से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इवन ACMM का ऑर्डर भी था कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, कन्फेशन से पहले नहीं, जुडिशियल कस्टडी में भेजने से अच्छा, पहले, ठीक है। तो वो नहीं कराया गया। इवन जो अक्यूज ने खुद कंटिन्यूस रिक्वेस्ट की कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, जो नहीं किया, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में भेजने के 2-3 दिन के बाद उसका कराया मेडिकल एग्जामिनेशन। जो अक्यूज की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग IO ने डॉक्टर को प्रेशराइज किया कि वो उसके जो प्रायर जो वुंड्स हैं उनके बारे में मेंशन ना करे उस रिपोर्ट्स में। इस चीज़ को भी इसकी करेक्टनेस को जानने की सेशन कोर्ट ने कोशिश नहीं की एज पर द हाई कोर्ट ने अप्रेस किया है चीज़। यस सर। तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है फिर तो। एग्जैक्टली। और जब हम डिस्कवरी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, डिस्कवरी स्टेटमेंट सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कन्फेशन पुलिस को की जा रही है जो ऐसे तो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसके बेसिस पे कोई डिस्कवरी हो जाती है कि उसने कोई पॉइंट आउट किया कि मैंने यहाँ चाकू छुपाया था या मैंने विक्टिम्स के कपड़े छुपाए थे, और वो अगर डिस्कवर हो जाता है तो वो पॉइंट है या वो जो स्टेटमेंट है उतनी रिट्रैक्ट कर ली जाएगी और इन सेंस कि वो एडमिसिबल हो जाएगी। मतलब पूरा कन्फेशन अगर हम पुलिस कस्टडी में देते हैं, हाँ, तो वो अपने आप में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, मगर जो पार्ट कोई डिस्कवरी जिससे कोई डिस्कवरी हो जाए तो वो पार्ट एडमिसिबल है। हाँ, जैसे यश ने बताया कि जो बैग्स है वो सब डिस्कवर हुए, वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट थे, बट उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो डिस्कवरीज हो रही है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट जो विटनेस है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब वो वहाँ आया, ऑलरेडी वहाँ पे खुदाई होनी शुरू हो चुकी थी और ऑलरेडी कुछ एविडेंसेस वहाँ पे क्लेम कर लिए गए थे। थोड़ा सा वो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल ही नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए कहा कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वो कंप्लीट चेन नहीं बना रहे। इवन जो मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई जहाँ पे जो D6 में जो बंदा रहता था, ही वॉज अ डॉक्टर और उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट किया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग, राइट। और उस पॉइंट में उस चीज़ को कहीं से भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की गई। दूसरा एंगल जो था, कोई और एंगल डिस्कवर नहीं किया। तो कोर्ट ने यही कहा कि सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं और एक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहा ऑन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, क्योंकि लास्ट सीन, मोटिव, ऐसे सारे एविडेंस, ब्लड स्टेन, इवन घर में ब्लड स्टेन भी नहीं मिला, सिर्फ वॉशरूम में बेसिन में 2-3 स्पॉट्स मिले थे ऑफ द ब्लड। इसके अलावा कहीं भी घर में जब बात की जाती है बॉडीज़ को काटते हैं तो एटलीस्ट ब्लड स्टेन्स कहीं ना कहीं होंगे। इवन जो बॉडीज़ के पार्ट्स मिले उसमें टॉर्सोस जो पार्ट होता है बेसिकली जो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो मिला ही नहीं, तो इसमें और ऑर्गन ट्रैफिकिंग सबके डाउट्स अराइज होते हैं। ये जो 164 का जो आपने कन्फेशन के बारे में yes, बोला, तो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान कन्फेशन लिया जा रहा है। yes. तो इसमें ये भी एक कंटेंशन था कि भाई हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भाई जो इसका जो AV ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी, तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एक और पॉइंट जो हाई कोर्ट ने रेज किया है कि उसका जो चिप है वो चिप इन द ओरिजिनल इट वाज नॉट सबमिटेड। तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर अंशुमन, यस यस सर, जैसे शक्ति जी ने बताया कि उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है कई हद तक उसका आधार 164 का कन्फेशन जो CRPC के अंदर होता है वो है। तो CRPC ये भी प्रावधान करता है कि वो जो कन्फेशन है उसे आप रिटर्न में तो प्रोड्यूस करोगे ही करोगे, बट उसकी एक ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने ये दावा किया कि जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हम कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं वो उसे प्राइमरी एविडेंस की तरह कंसिडर किया जाए। बट कोर्ट में जो CD सबमिट हुई है वो एक डुप्लीकेट CD है। जो ओरिजिनल मेमोरी चिप जो इस्तेमाल की गई थी, बिल्कुल सर, तो कोर्ट ने ये बोला कि इसकी वैधता पे हम कैसे भरोसा करें, क्योंकि ये कन्फेशन का जो ऑथेंटिसिटी है वही विशिएट हो जा रहा है, क्योंकि आपको ओरिजिनल मेमोरी चिप हमारे पास सबमिट करनी चाहिए थी
अगर आप ये कह रहे हो कि आपने रिकॉर्ड किया है एंड सारे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स 164 में फुलफिल हुए हैं, तो आप एक डुप्लीकेट सीडी क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो? मतलब इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे जैसे सेक्शन 164 में कन्फेशन होता है ना, जी सर, तो प्रोसीजर 281 में दिया हुआ है, और सेक्शन 463 साथ में ये भी बोलता है। इन तीनों प्रोविजंस को आप अगर एक साथ पढ़ेंगे ना, तो उसमें 463 ये कहता है कि जिस भी मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड करा है तो उसको आप कोर्ट में बुलवा सकते हैं, एंड ही कैन गिव द टेस्टिमनी। वो टेस्टिमनी दे सकता है कि प्रोसीजर हमने प्रॉपरली फॉलो करी है। कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट का कभी एविडेंस नहीं दे सकता, मगर प्रोसीजर हमने प्रॉपरली फॉलो करी है या नहीं है करी है, उसके बारे में वो एविडेंस दे सकता है। सो कोर्ट ऑफ सेशन ने उसके बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं करी है। तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि हाई कोर्ट ने जो एविडेंसेस थे ना, उनको प्रॉपरली अप्रेज करा, बिल्कुल है ना, ये कह सकते हैं हम सर। अच्छा, एक और बात मुझे पूछनी है कि एक और मेंशन था 313 के जो बयान थे, उसके बारे में बताइए कुछ। 313 का बयान सर, अगर आप उच्च न्यायालय का फैसला पढ़ेंगे तो पैरा नंबर 412 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि 313 के बयान को कोई तवज्जो दी ही नहीं गई है। जबकि दैट इज़ अ मैटर ऑफ राइट। दंड प्रक्रिया संहिता में इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग मैकेनिज्म दैट्स बीन पुट इन प्लेस। हुआ है सर, बट उसको कोई तवज्जो नहीं दी गई है। एंड उसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जिसे अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस भी बोला गया है, तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं देगी, उसे कंसिडर ही नहीं किया। ये और डाउट्स क्रिएट करते हैं 164 के कन्फेशन एंड जो आगे के जो इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म या जो उन्होंने प्रोसेस को अडेयर किया है उसके ऑथेंटिसिटी, वेदर इट वाज बोनाफाइड और मैलिफाइड। क्योंकि सर अगर आप देखो, एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द रेलेवेंट मिनिस्ट्री, जिसमें क्लियरली ये बोला गया था कि आपको मेंस रिया एस्टैब्लिश करना है इन ऑफेंसेस के लिए, एंड उसके लिए आप डिफरेंट एंगल्स को एक्सप्लोर करो, चाहे वो सेक्स एडिक्शन हो, चाहे वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो, डिफरेंट। बट एक ही डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में, ऐसा कोर्ट उच्च न्यायालय ने ऐसा बताया है कि इन्होंने पहले मेंस रिया डिसाइड कर लिया एंड फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ही होता है मोटिव फाइंड आउट करना। इनफैक्ट हाई कोर्ट ने ये बोला भी है कि ये फेलियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। शक्ति, 313 के बयान के बारे में बताइए आप। सर एक्चुअली इस केस में जब हम 313 की बात करें तो एक्यूज ने एक्चुअली नंबर ऑफ लेटर ऑफ रिट्रैक्शन फॉर द कन्फेशन डाले कि वो अपना कन्फेशन रिट्रैक्ट करना चाहता है। हाँ, और उसी लेटर्स में उन्होंने बार बार बताया कि उनके साथ किस तरह के टॉर्चर किए गए, और हाई कोर्ट का मतलब ये मानना था, कन्फेशन दे रहा है, हाँ, तो वो कह रहा है कि मैं अपने कन्फेशन रिट्रैक्ट करना चाहता हूँ। हाँ, ये माना जा रहा है कि जो 60 दिन के बाद आप कन्फेशन दे रहे हो, उस टाइम पे उसका मानना था, अक्यूज्ड का जो कंटेंशन था वो ये था कि उस दौरान उसे टाइम टू टाइम ट्यूटर किया गया है कि उसे कहाँ क्या कैसे बोलना है, उनको फोटोग्राफ्स दिखाई गई, उन्हें नाम याद दिलाया गया है। और एक्चुअली उसको कुछ दिन पहले जब उन्होंने लेटर लिखा भी, उन्हें पता था कि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, बल्कि जो एक्यूज्ड है वो 7वीं फेल है। अच्छा, 7वीं फेल है या 7वीं तक पढ़ा है उन्होंने बेसिकली, हाँ। पोली, हाँ, तो जब उन्हें, वो इतने पढ़े लिखे नहीं, उन्हें कैसे इतनी सारी चीज़ें पता की, मतलब पता है ऑलरेडी, तो इस चीज़ पे भी डाउट आता है कि उन्हें टाइम टू टाइम सिखाया गया है कि वो अभी कन्फेशन देने जाएंगे, उन्हें ये बोलना है, ये कहना है। इसके अलावा जो कन्फेशन जब उनको रिकॉर्ड किया गया तो वहाँ पे कोई भी लीगल असिस्टेंट नहीं दिया गया उन्हें। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लॉज में कि हमें एक पर्सन को लीगल एड दिया जाना चाहिए, जो आर्टिकल 21 आपको भी दिया है। हाँ, इवन इस केस को कोर्ट ने रेफर भी किया है। तो उन्होंने ये कहा कि जब आपको एक्चुअली लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए, जब उस कन्फेशन के दौरान आप बोल रहे हैं कि उसे हमने टाइम दिया थोड़ा या टाइम नहीं दिया, पर उस टाइम पे उसे लीगल असिस्टेंट नहीं दिया गया कि उसे पता चले कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज अ एक्यूज्ड पर्सन भी उसका फंडामेंटल राइट है, जो यहाँ पे कम्प्लीटली वायलेट हुआ। और जो 313 की बात है, वहाँ पे कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि जो टेरर्स, जो टॉर्चर्स की बात की, वो ऐसे टॉर्चर्स हैं जो लाइफ लॉन्ग टेरर प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। तो अगर ऐसे टॉर्चर्स, चलो मान लिया उसके साथ हुआ है, कन्फेशंस रिकॉर्ड करने से पहले ऐसे टॉर्चर्स को कंसीडर नहीं किया गया। हाँ, तो सेशन कोर्ट ने उसे करेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि क्या ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, उसे रिमूव करने की कोशिश। पूछनी है, जैसे सपोज कोई अक्यूज्ड है जो कन्फेशन देना चाहता है, तो वो पुलिस कस्टडी से आ रहा है, तो जैसा कि मैं समझता हूँ कि 164 में मजिस्ट्रेट पहले पूछेगा कि क्या ये तुम वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से दे रहे हो, वो पूछेगा। हाँ। तो उसने स्वाभाविक उसने पूछा होगा। अब उसने पूछा होगा तो उसने बताया होगा कि भाई मेरे साथ टॉर्चर वगैरह हो रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में भी यानी रिकॉर्ड किया गया। हाँ एक्चुअली जो पूरी जजमेंट है उसमें पूरा ट्रांसक्रिप्ट किया है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। अच्छा। और उसमें एक्चुअली हर स्टेटमेंट की बात की गई, उसने कब कहाँ क्या कहा। तो बेसिकली उसमें जो सेशन कोड जो पर्सन जो ACMM जो रिकॉर्ड कर रहे थे एक्चुअली जो कन्फेशन, उन्होंने कहा कि इट सीम्स दैट ही इज़ गिविंग दिस एविडेंस कन्फेशन वॉलेंटरली, सो लेट्स प्रोसीड विद द कन्फेशन। इट सीम्स। हाँ, तो हाई कोर्ट ने सीम्स वर्ड को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल क्योंकि एज अ पर्सन इन दैट पोजीशन ऑब्वियसली वो एक पिवटल एविडेंस है और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेमो तो आप लिखोगे ही, मगर यू आर यूजिंग द वर्ड सीम्स कि आपने पूरा सेटिस्फाई भी नहीं किया अपने आप को, आपने सिर्फ प्रिज्यूम कर लिया कि मुझे लगता है कि, है ना। क्योंकि इन केसेस जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे बेस्ड होते हैं, कन्फेशन इज़ अ प्राइमरी सोल एविडेंस वो बन जाता है फॉर कन्फेशन। और इन केसेस में इट इज़ वेरी क्रिटिसाइज्ड, इवन इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज किया गया है। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि एक बना हुआ केस जो था वो प्रोसिक्यूशन की, तो मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और प्रोसिक्यूशन साइड की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से एक बना हुआ केस जो है वो बिगड़ गया, तो ये सही होगा या गलत होगा? सर एक्चुअली कहना गलत नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने एक्सप्रेसली मेंशन किया है कि यहाँ पे एक्यूज का कन्विक्शन बहुत ही क्लियर वे में हो सकता था अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेटेड। मतलब बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, वो बरी किए गए हैं। इवन उनको अभी एपलेट कोर्ट जब भी बुलाएगा 437A के अंदर उनको बेसिकली उसके अंदर सब्जेक्ट किया गया है। और कहीं भी ऐसा कुछ लगा है कि पूरे जजमेंट में कि हाई कोर्ट की भी थोड़ी सी हाई कोर्ट जो है वो टेक्निकलिटी में घुस गया है, ओवर टेक्निकलिटी में, पेडेंटिक अप्रोच है, या हाई कोर्ट का खुद थोड़ा सा रेकलेस अप्रोच है, ऐसा कुछ है? सर कह सकते हैं क्योंकि टेक्निकलिटी हम कहते हैं प्रोसीजर इज़ द हाई कोर्ट ने सही डिसाइड किया, मतलब क्या? हाँ कह सकते हैं, बट हमें ये जानना चाहिए कि प्रोसीजर इज़ द हैंडमेड नॉट द मिस्ट्रेस। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोसीजर लॉज हैं उनको हमें उस वे में इंटरप्रेट करना चाहिए, बट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो मिसकंडक्ट है उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि एक पर्सन को इनोसेंट माना जाता है अंटिल हिज प्रूवन गिल्टी। तो हम नहीं मान सकते उस एक्यूज को गिल्टी। इवन मीडिया ट्रायल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस अवेलेबल हाई कोर्ट हैज गिवन अ गुड डिसीजन। यस, नाउ इट्स आउट टू द सुप्रीम कोर्ट Right. टू अप्रिशिएट इट ऑन। So I think that we have substantially covered this case. So let us hope that the matter will be heard again by Honorable Supreme Court, and justice gets delivered. Yes. So thank you very much.